हेलो दोस्तों, मैं शेखर आपका शेखर सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर हम दोस्तों। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मैं सिद्धांत आपको बताता हूं। 3 सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जो कि बेल्जियम के एक पादरी थे, मतलब खगोल शास्त्री थे, जॉर्ज लेमेंटियर, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है आपका कौन सा, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा 2 और सिद्धांत थे, जैसे कि ऑटो सिम्प्ट दूल सिद्धांत था, दूसरा लाप्लास निहार का परिकल्पना थी। ये सिद्धांत और दिए गए थे, परंतु सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है बिग बैंग थ्योरी, और यही अभी तक सर्वमान्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम बता रहे थे कि जो आपके खगोल शास्त्री थे जॉर्ज लेमेंटियर, उन्होंने इस परिकल्पना को दिया था बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, इनकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करने होंगे जो इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से बताया गया था कि लगभग 14 अरब साल पहले एक पिंड हुआ करता था। वो पिंड में विस्फोट हुआ, जिससे क्या है वो चारों तरफ फैल गया और कई सारी आकाशगंगाएं आपकी बनी, और उन आकाशगंगाओं विस्फोट होने से कई सारे क्या है सूर्य और तारे और ग्रहों का निर्माण हुआ, और ये आकाशगंगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, जिससे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये इन्होंने बताया था। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोटक के परिणाम स्वरूप हुआ था, और इसी को क्या बोला गया है, बिग बैंग सिद्धांत बोला गया है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्या है 14 अरब वर्ष पूर्व एक ब्रह्मांड का क्या था, एक परमाणु इकाई हुआ करती, उसमें विस्फोट हुआ था, उसी से पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो धमाका हुआ था वो 15 अरब वर्ष पूर्व का धमाका था, इन्होंने बताया था। ठीक है, और इतनी ज़्यादा इसमें से जो ऊर्जा निकली ही, जिससे कि पूरा जितना भी है जो हमारा ब्रह्मांड है आज तक जल रहा है, आज तक मतलब उसमें क्या है, चमक है। जैसे सूर्य भी है आपका, और बाकी जो आकाशगंगाएं, जो तारे हैं, तो एक प्रक्रिया चल रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आप दृश्य देख सकते हैं, ये एक आकाशगंगा है, और कई सारी आकाशगंगा आपस में और भी देख सकते हैं, छोटी छोटी। तो इस तरीके से आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गई हैं। जैसे कि एक आकाशगंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल्की छोटी सी। ठीक है, तो इस तरीके की एक ये आकाशगंगा है। तो ये आकाशगंगा है क्या है, और ये फुल बड़ी आकाशगंगा तो ये दिख ही रही है। तो इस तरीके बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है। इस तरीके करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों आकाशगंगा हैं, और इस तरीके से बहुत बड़ा हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। तो आकाशगंगा, जिसको अपन गैलेक्सी भी कहते हैं, ठीक है, हमारी जो आकाशगंगा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक केंद्र के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हुए अरबों तारे होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे का एक अनुमान है, इतना मतलब होता है। और ब्रह्मांड में 100 अरब ही क्या है, आपकी गैलेक्सी, एक अनुमान ये है आपका। ठीक है, तो आकाशगंगा या मिल्की वे, क्षीण मार्ग या मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, ये अलग अलग नाम है। तो हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी जो है, तो उस आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है, सर्पिलाकार, मतलब कि सांप के आकार की है। ठीक है, जैसे जलेबी होती है ना, उस टाइप की, मतलब कि सर्पिलाकार है। ठीक, कुछ और इन्फॉर्मेशन अपन इसकी लेते हैं। तो सूर्य है वो 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगा पाता है। मतलब कि सूर्य भी क्या कर रहा है, आकाशगंगा के केंद्र का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो अपने अक्ष पे घूम रहा है। आप सोच सकते हो कि सूर्य भी किसी केंद्र के चक्कर लगा रहा है, और सूर्य को केंद्र मान के हमारे ग्रह वगैरह भी चक्कर लगाते हैं, वो अपने अपने अक्ष पर घूमते भी हैं। ठीक है, उपग्रह फिर हमारे ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अलग अलग पॉइंट पे ये आपकी आकाशगंगाएं हैं, और ये चक्कर लगा रहे हैं किसी पॉइंट के, उसके अंदर भी क्या है, आपके ग्रह वगैरह और सूर्य वगैरह क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। तारों के बारे में बोला जाता है, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रहों का, उपग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अतः तारे खुद के प्रकाश से चमकते हैं, और जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश पड़ने पर चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो क्या है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आते समय वो चमकदार दिखाई देता है। ठीक है,
आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो ये बिल्कुल सफ़ेद चादर के रूप में हमें दिखाई देती है, बिल्कुल इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दृश्य आकाशगंगाओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला क्या, तारों का वो समूह सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रेपेजियम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तारों का चमकदार जो है समूह, जिसको अपन ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं और फैक्ट देखते हैं साइरस या डॉग स्टार के बारे में। ये सबसे ज़्यादा चमकीला आपका तारा है, लगभग सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, लेकिन ये सूर्य की अनुपस्थिति में आप देख सकते हैं इसको। साइरस या डॉग स्टार आप देख सकते हैं इस चित्र में। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा चमकदार कौन आपको दिखता है, जो पिंड है, वो सबसे पहला उसका जो नाम आता है वो है आपके सौरमंडल में सूर्य। दूसरा आपका आता है शुक्र ग्रह का आएगा, सॉरी चंद्रमा का आएगा। तीसरा आपका जो नाम आएगा वो आपको चमकदार पता दिखाई देगा, वो क्या होगा, आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये 3 पिंड है। हमारे सौर मंडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा चमकदार आपको दिखाई देगा सूर्य, दूसरे नंबर पे चंद्र और तीसरे नंबर पे आपका शुक्र। ठीक है, और सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकता कौन है, आपका साइरस या डॉग स्टार, ये सबसे चमकीला आपका तारा है। ठीक, ब्रह्मांड की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। और एक प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। मीटर में आप याद रखिए। और अगर जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए पावर अगर हम 3 कम करें मतलब 12, तो किलोमीटर में ये आपका आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम आपको और बता दें कि जैसे कि ये प्रा है तो प्रा ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो मतलब क्या बनेगा, ये 15। तो 10⁻⁻ आपका क्या होगा, 15 मीटर में। ठीक है, और प्रकाश वर्ष के लिए देखिए, जब दूरी का बड़ा इकाई है तो आप संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9। तो 9 पॉइंट उसके बाद 10 कैसे होंगे, 4 और 6, मतलब 10, 9 के बाद 10 आता है तो 4 और 6। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 9.46 × 10⁻15 आपका 15। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा आपका, ये 3 पावर कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 10⁻15 मीटर होगा, आपका हो जाएगा। एंड्रोमेडा, ये आपकी हमारी जो आकाशगंगा है उसके सबसे नज़दीकी गैलेक्सी आपकी एंड्रोमेडा है। और एंड्रोमेडा का दृश्य आप देख सकते हैं किस तरीके की दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं कि तारा, जो हमारा सूर्य है वो तारा है, और उसमें जो प्रकाश है वो किस तरीके से, एनर्जी किस तरीके से निकल रही। तो हाइड्रोजन के 4 आपके परमाणु यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये आपके हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4 ये आपस में मिलके, हम जानते हैं कि H और H मिला के क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2, और 2 किसका होता है, हीलियम का। तो हाइड्रोजन का संलयन से मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की संलयन प्रक्रिया होती है, इससे एनर्जी निकलती है। यही प्रक्रिया हमारे तारों में, सूर्य में चलती है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, उन्होंने दूरबीन से सबसे पहले देखा था 1609 में, तारों का अध्ययन उन्होंने किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये गैलीलियो है। तो तारे होते क्या हैं, तो तारे कुछ नहीं, एक आकाशीय पिंड है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, नाभ की संलयन की प्रक्रिया होती है, इससे कि क्या इनमें ऊर्जा का विस्तार होता रहता है। ठीक है, और तो ये नाभ की संलयन ही एक ईंधन का काम इसमें करती है तारों में। हमारा सूर्य भी एक तारा है, वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा जलता है और चलेगा। नाभ की संलयन को और हम देख सकते हैं अच्छे से। तो ये आपको देख रहा है 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपके हैं, और उससे कन्वर्ट हुआ किसमें, आपका हीलियम का, प्लस न्यूट्रॉन निकलेगा, और न्यूट्रॉन से फिर ये एक चैन रिएक्शन चलती रहती है और आपकी क्या है, एनर्जी इमिट होती रहती है। तारों के जीवन के बारे में अपन बात करें तो हर चीज़ नश्वर है, तो अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी उसकी होती है। तो तारा का जो जीवन चक्र है उसमें जन्म होगा, उसका फिर एंडिंग भी होता है। तो जन्म के बारे में बात करें तो अलग अलग स्टेज पे तारों का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, रंग होता जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू। सबसे पहले क्या होगा भाई, तारा का जन्म होता है, सबसे पहले इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, उसके बाद जो तारा होता है वो आपका वाइट हो जाता है, श्वेत बामन तारा जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद आपका येलो हो जाता है। ठीक, और येलो के बाद फिर ये क्या होगा, आपका रेड। ठीक, तो अभी हमारा जो सूर्य है आप देख सकते हैं, जो सूर्य है वो आपका किस स्टेज में है, येलो वाली स्टेज में है। आप देख सकते हैं सूर्य हमें कैसे दिखाई देता है, ऐसा। तो तारा है वो इस स्टेज में है। अब ये धीरे धीरे कैसा होगा, लाल और लाल होने के बाद धीरे धीरे बुझ जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक जब हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कृष्ण पिंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कृष्ण पिंड बोलेंगे।
ठीक। तभी ये लाल रक्त दानव है, मतलब कि रेड जॉइंट है आपका, मतलब कि अभी तो येलो है हमारा सूर्य, लेकिन ये तारे के अलग अलग रंग है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग इसका क्या होता है, रंग होता है। ठीक है। अब रेड जॉइंट या लाल रक्त दानव जो तारा होता है, जब ऊर्जा की बहुत ज़्यादा क्या होती है, कमी होती जाती है तो एक विस्फोट होता है, जिसको अपन सुपरनोवा विस्फोट अपन कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, लाल दानव तारा रेड कलर का होता है, लाल ऊर्जा इसमें से निकलती है, लाल कलर आपको दिखाई देता है उसमें। उसके बाद उसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, ऊर्जा की जैसे जैसे कमी हो जाती है तो विस्फोट हो जाएगा। तो ये आपको जो दूसरे वाले चित्र है उसमें आपको विस्फोट दिखाई दे रहा है, तो तारे के जो टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पे, तो सुपरनोवा इसको विस्फोट कहते हैं। अब टुकड़ा होने के बाद क्या होता है, इसमें जो पिंड है वो अगर 1.44 जो द्रव्यमान की सीमा है वो आपका 1.44 से अगर अधिक है तो वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है या पल्सर कहलाता है। और अगर इसमें अगर इसकी कमी होती है, मतलब न्यूट्रॉन तारा जो आपका है और उसमें 1.44 से अगर कम है तो वो क्या होता है आपका श्वेत सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो क्या हो जाता है आपका श्वेत वामन तारे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो इसमें बताया है कि ये न्यूट्रॉन तारा का आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दिया है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि न्यूट्रॉन तारे की विशेषता होती है, इसमें क्या द्रव्यमान और घनत्व एक ही बिंदु पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा असीमित घनत्व उसका हो जाता है, इससे गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब कि वो अपनी तरफ मतलब क्या है, चीज़ों को खींचेगा। ठीक है। अंदर की तरफ जब खींचेगा तो अपने प्रकाश को भी क्या अपने अंदर खींचने लगता है। तो दूसरा हमने बताया आपका, हाँ श्वेत वामन नहीं, सुपरनोवा विस्फोट जो होता है। ठीक है। तो इसमें 1.44 से अगर इसका क्या होता है, द्रव्यमान कम होता है तो वाइट ड्वार्फ तारा, ठीक है, क्या कौन सा तारा, हाँ श्वेत वामन तारा इसको बोलते हैं अपन, वाइट ड्वार्फ तारा। अगर इसका क्या है, द्रव्यमान आपका 1.44 से अगर कम है तो इसका क्या हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ तारा मतलब निर्माण हो जाता है। और जब ये ठंडा होता है तब ये ब्लैक ड्वार्फ बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लैक कृष्ण पिंड बन जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से 2 पॉइंट आप याद रखने के 1.44 से अगर ज़्यादा अगर हो गया तो उसको न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये अपने प्रकाश को ही क्या है अपने अंदर संभाल लेगा। ठीक है। अगर कम है तो क्या होगा, उसमें श्वेत वामन तारा का निर्माण हो जाएगा और श्वेत वामन तारा के बाद क्या धीरे धीरे ऊर्जा कम होगी और मानक कृष्ण पिंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद कृष्ण पिंड बनेगा या कृष्ण विवर या ब्लैक होल अपन इसको कहते हैं, वो बनेगा। तो प्रकाश गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने के कारण प्रकाश कहीं बाहर नहीं जा पाता है, वो केवल उसी ब्लैक होल में समाहित होने लगता है, उसी के अंदर जाने लगता है। इस तरीके से ये आप चित्र में देख सकते हैं, कृष्ण पिंड या कृष्ण छिद्र आपका निर्माण होने लगता है। तो ये आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज के लेक्चर की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप हमारी नॉलेज आपके लिए थोड़े यूज की रही होगी और आपको इसी तरीके से नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।